अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 29 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए। पूरे सेशन को आराम से एंड तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, फैक्ट को नोट कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। डन। आइए शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए देखिए, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया है? तो देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में C295 सैन्य विमान या एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात के वडोदरा में यह इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना। देखिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा स्पेन के पीएम यहां पर शामिल थे, पेड्रो सॉन्चेज। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर गुजरात के वडोदरा में C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया। देखिए, स्पेन की कंपनी के साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट निर्मित किए जाएंगे। यह कॉम्प्लेक्स भारत में पहली बार प्राइवेट सेक्टर के द्वारा स्थापित किया गया ऐसा प्लांट है जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की फाइनल असेंबलिंग की जाएगी। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जितनी भी फाइनल असेंबलिंग की जाती थी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की, वो नॉर्मली की जाती थी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती थी उनके द्वारा। लेकिन यहां पर यह पहली बार हो रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जो फाइनल असेंबलिंग है वो की जाएगी किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको लाकर एक जगह पर असेंबल किया जाएगा और पूरा फाइनल एयरक्राफ्ट तैयार किया जाएगा C295। डन। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सभी पार्ट्स को जोड़कर फाइनल में जो एयरक्राफ्ट तैयार होता है वो यहां पर तैयार किया जाने वाला है। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भारत की डिफेंस सेक्टर है उसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। क्योंकि अभी तक डिफेंस सेक्टर के जो अधिकतर काम है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है जैसे HAL या फिर मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, यही करती आ रही है। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि दूसरे देशों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, है ना। C295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक मल्टीपर्पस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मतलब सैनिकों को ले जाने के लिए, जो हथियार होते हैं उनको ले जाने के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज किया जाने वाला है। ठीक है, स्पेन की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, इसने इस एयरक्राफ्ट को विकसित किया है। एयरक्राफ्ट का वजन है 9 टन। ठीक है, पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी, 9 टन तक की पेलोड कैपेसिटी है, जिसमें 70 सैनिक ले जाए जा सकते हैं या फिर 49 पैराट्रॉपर्स ले जाने में ये सक्षम है। तो ऑल ओवर हम वेट देखेंगे, 9 टन तक ये वेट होल्ड कर सकता है। अब हथियार ले जाएं, सैनिकों को ले जाएं, तो ऑल ओवर ये एक मल्टीपर्पस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रूप में काम करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान हथियारों को या सैनिकों को ले जाने में C295 एयरक्राफ्ट का यूज किया जाने वाला है ना। इंडिया और स्पेन के मध्य में C295 एयरक्राफ्ट को लेकर समझौता हुआ है। फ्रांस की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और इंडिया के मध्य यह समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत जो गुजरात के वडोदरा में जो प्लांट स्थापित किया गया है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें 40 एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाएगा और उसके अलावा 16 एयरक्राफ्ट जो हैं ये डायरेक्ट इस कंपनी के माध्यम से इंडिया भेजे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन भारत के पीएम ने कहां पर किया है? तो गुजरात के वडोदरा में किया है। ठीक है, C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए, है ना। आगे आइए, किस देश ने 6th ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल इसका आयोजन करवाती है।
एशिया के देशों के मध्य में, उभरती हुई टीमों के मध्य में यह कंपटीशन करवाया जाता है। क्रिकेट की प्रतियोगिता है एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप। उभरती हुई टीम्स के मध्य में यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है एशियाई देशों के मध्य। एशियन क्रिकेट काउंसिल का यह जो एशियाई कप है यह 6th एडिशन है और इसका खिताब अपने नाम किया है अफगानिस्तान ए ने। किसने? अफगानिस्तान ए। ठीक है। 6th एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का आयोजन हाल ही में ओमान में किया गया। फाइनल मैच में अफगानिस्तान ए ने श्रीलंका ए को हराकर पहली बार एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता। तो विनर कौन? तो विनर हो जाता है अफगानिस्तान ए और रनर अप कौन सी टीम हो जाती है? तो रनर अप हो जाती है श्रीलंका ए। ठीक है। तो विनर भी मिल गया और हमें रनर अप भी मिल गया फाइनल मैच में। ठीक है। एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 ओमान में आयोजित किया गया 2024 में। 6th एडिशन है और टोटल 8 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। विनर की बात करें तो अफगानिस्तान ए, पहली बार अफगानिस्तान की टीम ने एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप का खिताब जीता और यहां पर रनर अप रही श्रीलंका ए। ठीक है। एसीसी इमर्जिंग टीम एशिया कप 2013 में इसकी शुरुआत एशियाई क्रिकेट काउंसिल के द्वारा की गई थी। लास्ट ईयर जो ये इवेंट हुआ था एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप, जो 5वां एडिशन था लास्ट ईयर 2023 में, वो पाकिस्तान ए टीम ने अपने नाम किया था और यहां पर रनर अप इंडिया ए की टीम रही थी। ओके। हमसे 2024 का 6th एडिशन पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान ए की टीम ने एसीसी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ओके। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है फ्रेंड्स, लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि आप सभी के लिए दिवाली की सेल, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर लगातार चल रही है। आपके लिए जितने भी कोर्सेस है काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। काफी मतलब बहुत ही अच्छा डिस्काउंट इस बार आपको क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर देखने को मिल रहा है। अप टू 80% तक का ऑफ आपको सभी कोर्सेस पर यहां पर इजीली मिल जाएगा। और जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आप 2 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी कोर्स की एमआरपी 1000 से नीचे है तो वहां पर आप लक्ष्मी कूपन कोड का यूज कर लीजिए और 1000 से ज्यादा है तो वहां पर आप दिवाली कूपन कोड का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है। जितने भी कोर्सेस है वो आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जैसे देखिए, अगर आप कंप्लीट पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये 2999 में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा काफी अच्छे कोर्सेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेस आपको यहां पर काफी नॉमिनल चार्जेस में देखने को मिलेंगे। ओके। और मैंने आप सभी को जीएस 100 आवर्स के बारे में बताया था। अक्षय सर का ये कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च हो चुका है। कल भी मैंने आपको बोला था और लगातार मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी आपको ये मिनिमम प्राइसिंग पर अवेलेबल है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है आपको इस प्राइस पर ये अवेलेबल ना हो। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी मैंने आपको लिंक दे दी है। और देखिए, अक्षय सर लगातार आप सभी के कमेंट देख रहे हैं और काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर जो एग्जाम से काफी लेट भी है काफी सारी, तो हमारी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की जगह 2 साल की जानी चाहिए। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने इस कोर्स को अवेल कर लिया है उनके लिए भी और जो कर रहे हैं उन सभी के लिए अब इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल डिसाइड की गई है। ओके। तो 2 साल तक आप आराम से पढ़ सकते हैं पूरे कोर्सेस को। जीएस के जितने भी आपके टॉपिक है यहाँ पर बहुत ही इजी ट्रिक के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर बहुत ही इजीली कवर करवाए गए हैं। ओके। जिस भी स्टूडेंट ने कोर्स परचेस किया है, अगर उनका कोई भी सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी कोर्स परचेस किया है, अवेल किया है, वो सभी कमेंट कर दीजिएगा एक बार डेली करंट अफेयर में कि सर हमने इस कोर्स को अवेल कर लिया है या फिर परचेस कर लिया है। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ओके। आई होप आपको ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही डेप्थ में स्टडी के साथ इसे पूरा डिजाइन किया गया है सारी एग्जाम के लिए, ताकि अगर जीएस में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो वो इजीली यहां से उसे
कंप्लीट कर सकता है बहुत ही इजीली तरीके से, वो इन सभी सब्जेक्ट को समझ सकता है। बहुत ही इजी ट्रिक्स का यूज किया गया है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, आपको एग्जाम्पल के साथ पूरा कोर्स यहां पर कवर करवाया गया है। ओके, तो आपको इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में प्रसिद्ध फिजिसिस्ट और पद्मश्री प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के कारण पद्मश्री प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले को दिया गया था पद्मश्री 2019 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। देखिए, अक्टूबर 2024 में पद्मश्री अवॉर्डेड प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, एक तो पार्टिकल फिजिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण, और कोलाइडर फिजिक्स के क्षेत्र में या इस क्षेत्र में इनकी जो योगदान है, जो रिसर्च है, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। और फिजिक्स के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ही इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इन्होंने विज्ञान साइंस के क्षेत्र में भी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किए हैं। सोशल वर्कर भी थी, और इसके अलावा फिजिक्स के क्षेत्र में भी इन्होंने काफी योगदान दिया है, काफी रिसर्च की है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर रोहिणी मधुसूदन गोडबोले, हाल ही में इनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। भारतीय पहलवान चिराग चिकारा ने अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की किस कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया? तो देखिए, पहले तो रेसलर का नाम याद कीजिए, क्योंकि यह पूछा जा सकता है। चिराग चिकारा इंडियन रेसलर है। इन्होंने हाल ही में देखिए अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, ये हैं चिराग। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर हम बात करने जाते हैं, तो इस साल 2024 में ये 7th एडिशन है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, 7th एडिशन है, और आयोजन हुआ है अल्बानिया के तिराना में 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक। अल्बानिया में इसका आयोजन किया गया। इंडियन रेसलर चिराग चिकारा ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल यहां पर अपने नाम किया। जो गोल्ड मेडल के लिए 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में जो इवेंट हुआ था, उसमें चिराग ने किर्गिस्तान के अब्दी मलिक कराचोव को हराया है। किसको? अब्दी मलिक कराचोव। इनको हराकर, किर्गिस्तान के रेसलर हैं, इनको हराकर चिराग चिकारा ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हाल ही में अपने नाम किया, जिसका आयोजन अल्बानिया में किया गया। ठीक है, भारत के अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में टोटल मेडल देखने जाते हैं तो 9 मेडल यहां पर हमारे जो रेसलर है उन्होंने अपने नाम किए। 9 में से केवल 1 गोल्ड आया है, और ये लेकर आए हैं चिराग चिकारा। इसीलिए आपको इनको स्पेशली याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन रेसलर। एक हमने सिल्वर भी जीता है, और 7 हमने ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी विनर रहे हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। आप पॉज करके देख लेना, या फिर पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप यहां पर चिराग चिकारा को याद रखिए, 57 किलोग्राम मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में इन्होंने गोल्ड हाल ही में अपने नाम किया। इस पूरे इवेंट में अगर हम मेडल टेली देखते हैं ना, तो पहले स्थान पर ईरान रहा। ठीक है, जिसने टोटल 14 मेडल अपने नाम किए, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। 7 ब्रॉन्ज। एक ऑथोराइज्ड न्यूट्रल एथलीट्स की भी एक पूरा ग्रुप था, लेकिन उसको मेडल टेली में काउंट नहीं किया जाता है। फिर सेकंड स्थान पर आता है जापान। ठीक है, जापान की बात करें तो 13 मेडल इसने अपने नाम किए, सेकंड प्लेस पर रहा इस इवेंट में, चैंपियनशिप में, मेडल टेली में। और थर्ड पर रहा है यूएसए, जिसने 8 मेडल अपने नाम किए, और 8 मेडल के साथ यूएसए तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप
की शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसका आयोजन करवाती है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने आयरन मैन चैलेंज को पूरा किया है। तेजस्वी सूर्या किस राज्य से सांसद हैं? तो आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद बने हैं तेजस्वी सूर्या। ये कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं, तेजस्वी सूर्या। ठीक है, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद है। आयरन मैन चैलेंज जो कि एक बहुत ही टफ एक कंपटीशन होता है ना, अभी हम बात करेंगे, उसको सफलतापूर्वक पूरा करने वाले है ना सांसद बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इस उपलब्धि के लिए तेजस्वी सूर्या को बधाई दी थी, है ना। आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने के बाद तेजस्वी सूर्या इस चैलेंज को पूरा करने वाले भारत के पहले सांसद बने हैं। ठीक है, बेंगलोर साउथ से ये बीजेपी के सांसद है, याद रखिएगा, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी ये पदस्थ हैं। अगर इतना हम याद नहीं रखें तो भी हम इतना याद रख लेंगे कि आयरन मैन चैलेंज को कंप्लीट करने वाले, पूरा करने वाले भारत के पहले एमपी कौन? तो ये हो जाते हैं तेजस्वी सूर्या। कहां से एमपी हैं? तो कर्नाटक के बेंगलुरु से। ठीक है ना। आयरन मैन चैलेंज को देखिए, दुनिया की सबसे कठिन है ना एक ट्रैथलॉन मानी जाती है। मतलब 3 इवेंट इसमें शामिल होते हैं, 3 चरण का या 3 फेज का एक कॉम्पिटिशन है, बहुत ही टफ। सबसे पहले होती है तैराकी, फिर होती है साइकिलिंग और फिर होती है दौड़। ठीक है, तैराकी की बात करें, स्विमिंग की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3.86 किलोमीटर की होती, 2.4 मील लगभग। ठीक है, आमतौर पर खुले पानी या तो सी में करवा ली जाती है, लेक में करवा ली जाती है, रिवर में आयोजित होती है। तैराकी के बाद आती है साइकिलिंग। अब यहां पर ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करना है, 112 मील की। ठीक है, ये लॉन्ग साइकिलिंग। तैरने के बाद इसे भी करना है और उसके बाद फिर भैया रनिंग करनी है, ऑलमोस्ट 26 मील, मतलब लगभग देखें तो 42 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ये रनिंग है। और इन सभी को पूरा करना होगा 17 घंटे की समय सीमा के अंदर, और हर फेज के लिए एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है। ठीक है, आयरन मैन चैलेंज में टाइमिंग कितना दिया जाता है? तो 17 घंटे में से देखिए 2 घंटे 20 मिनट तो दिए जाते हैं तैराकी को, और बाकी जो टाइम बचता है ऑलमोस्ट 10.5 घंटे, उसमें स्विमिंग और साइकिलिंग शामिल होती है। अंत में दौड़ के साथ पूरे चैलेंज को 17 घंटे के अंदर खत्म करना होता है, आयरन मैन चैलेंज। इसे पूरा करने वाले भारत के पहले एमपी या सांसद कौन बने? तेजस्वी सूर्या। ठीक है, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज की बात करें तो इसे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, है ना। देखिए, पहले भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जीडी में, तो आपको याद रखना चाहिए कि 27 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में शुरू किया गया था, तब से लेकर हर साल 27 अक्टूबर को यह डे मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है ना, उसके प्रति पूरे वर्ल्ड में लोगों को जागरूक करना, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, प्रोटेक्शन करना ऑडियो विजुअल हेरिटेज का। जितनी भी ऐसी हेरिटेज वाली चीजें हैं जो कि ऑडियो और विजुअल फॉर्म में हैं, उनका प्रोटेक्शन करना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, और कल्चर, हिस्ट्री और सामाजिक धरोहर को भविष्य के लिए प्रिजर्व करना या संरक्षित करना। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। हर साल 27 अक्टूबर को यह डे मनाया जाता है। वैसे 27 अक्टूबर को भारत में इन्फेंट्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इन्फेंट्री डे। ठीक है, भारतीय सेना की जो पैदल टुकड़ी बोल सकते हैं, देखिए राजा महाराजाओं के जमाने में भी एक पैदल सेना होती थी, है ना, तो ये पैदल सेना है भारतीय सेना की, इन्फेंट्री। तो इनका जो योगदान है, इनका जो बलिदान है भारतीय इतिहास में,
उसे मान्यता देने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए 27 अक्टूबर को मनाया जाता है इन्फेंट्री डे। इसे भी याद करिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। शेर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर एक उत्सव है, कहां आयोजित किया जाता है? शेर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर, इस उत्सव का आयोजन किया जाता है दिल्ली में। आंसर सी। अब आपको ये क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फूलों की प्रदर्शनी के रूप में एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन आया था। शेर ए गुल फरोशा उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है दिल्ली में, है ना। देखिए, नई दिल्ली में शेर ए गुल फरोशा या फूल वालों की सैर एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हर साल, ठीक है। साउथ दिल्ली के एक तो जंतर मंतर और सफदरगंज एंक्लेव क्षेत्र, यहां पर पर्टिकुलर ये मनाया जाता है। दिल्ली याद रखेंगे, काम हो जाए, ठीक है। देखिए, भारतीय जो हमारा धर्म है, हर धर्म में कहीं ना कहीं फूलों को लेकर मान्यता है ना। फूलों का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। तो भारत के अलग अलग राज्यों के जो फूल वाले कलाकार हैं, उनके माध्यम से ये सभी फूल वाले कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं फूलों की डिजाइन के माध्यम से, ठीक है। इंडियन कल्चर में फूलों का जो महत्व है उसको दर्शाने के लिए मनाया जाता है शेर गुल फरोशा या फूल वालों की सैर। दिल्ली का फूल उद्योग जो है, फूलों के जो व्यापारी हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस पर्टिकुलर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लेकिन भारतीय कल्चर में फूलों का विशेष महत्व है हर धर्म में। तो इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से फूलों के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो फूल की कोई भी रंगोली हो या अदर जो प्रदर्शनी है, उसके माध्यम से ये सेलिब्रेट किया जाता है शेर ए गुल फरोशा फूल वालों की सैर फेस्टिवल। कहां पर? नई दिल्ली, है ना। आगे आएंगे। अक्टूबर 2024 में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया? तो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 जापान की एक पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडियन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं सुकांत कदम। तो यहां पर आपको यह याद रखना चाहिए कि सुकांत कदम किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? इंडिया के पैरा बैडमिंटन, ठीक है, सुकांत कदम। तो भारत के पैरा बैडमिंटन प्लेयर सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी, है ना, दिव्यांगों की एक कैटेगरी होती है, तो मेन सिंगल में गोल्ड मेडल और मेंस डबल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है SL3 और SL4 कैटेगरी में, ठीक है। मेन सिंगल के फाइनल में इन्होंने इंडिया के ही तरुण को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाते हैं सुकांत कदम, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। कहां से? महाराष्ट्र, ठीक है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है पैरा बैडमिंटन में मेंस सिंगल का, ठीक है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट स्कीम की बात की है। डिजिटल अरेस्ट का संबंध किससे है? तो देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की बात करें ना, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित एक शब्दावली है, डिजिटल अरेस्ट। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था उसमें भारत को सचेत किया है कि भाई डिजिटल अरेस्ट कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को हार्म भी कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लोग हार्म होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं हार्म होती है, तो इफेक्ट आता है, देश की अर्थव्यवस्था पे भी इफेक्ट आता है ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारण। तो इसके प्रति लोगों को सचेत किया है ना, और एक्शन लेने की बात कही गई है। डिजिटल अरेस्ट की बात करें तो ये ऑनलाइन धोखाधड़ी है। देखिए, क्या होता है कि नॉर्मली जो कॉल करता है ना सामने से किसी को भी ठगने के हिसाब से, वो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय या किसी CBI, है ना, रॉ या फिर ऐसी किसी एजेंसी का बोल सकते हैं हम ED वगैरह का, इनका कोई ऑफिसर बन के, पुलिस बन के, जज बन के कॉल कर सकता है और फिर वो ब्लैकमेल करता है। क्या होता है कि उनके पास कहीं ना कहीं जो बड़े व्यापारी हैं या लोग हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी होती है उन लोगों के पास जो ठग होते हैं। अब वो जब कॉल करते हैं ना, तो भाई वो
एक किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम का सहारा लेके सामने वाले पर दबाव बनाते हैं कि हम आपको इस इल्जाम में फंसा देंगे, कभी कभी ड्रग्स के इल्जाम में, या फिर ऐसा कोई भी इल्जाम हो, है ना, जो अवैध हथियार, आतंकवादी घटना, तो हम आपको ऐसे किसी इल्जाम में फंसा देंगे। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्तिगत डेटा उनके पास है कि कभी शायद किसी पर ऐसा आरोप लगा हो, या कभी कुछ ऐसा कनेक्शन दूर दूर से भी कहीं से हुआ हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, जरूरी नहीं है कि, कभी कभी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखिए, किसी के ऊपर अगर न्यायालय में केस चल रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि वो अपराधी है ही। तो इस केस में जो ठग होते हैं वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी निकाल लेते हैं और फिर उससे धोखाधड़ी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कुछ भी हो सकता, कभी एक्सीडेंट भी हुआ हो तो उस आधार पे भी कि हम आपको फंसा देंगे या ये कर देंगे। कभी कभी नकली ड्रग्स ही भेज दिया उनके घर में एड्रेस पे और फिर फंसा दिया। तो ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है इसमें, जब तक आ, पैसा नहीं मिल जाता सामने वाले को, जो भी उसकी डिमांड है, तब तक जो कॉल है या वीडियो कॉल है वो कट भी नहीं करने देते कि भैया आप फोन भी नहीं काटोगे जब तक हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा, नहीं तो हम आपको फंसा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये ऑनलाइन अरेस्ट हो गया, वो बंदा बंद किया वहीं पर, समझ रहे हो। वो कॉल भी नहीं काट पा रहा, वीडियो कॉल या फिर जो कॉल आया नॉर्मली वो भी नहीं डिस्कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि उसको डर है। तो बंदा क्या सोच भी नहीं पाता, इतनी जल्दी ये जो घटना होती है, जो भी होता है, शिकार होता है, वो सोच भी नहीं पाता कि ये कैसे हो गया। तो ये है ऑनलाइन धोखाधड़ी, जिसे कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। तो इसी के बारे में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आगाह किया है, चेतावनी दी है। आगे आइए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग गिफ्ट की है। सोहराई पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सोहराई पेंटिंग, आपको पता है ब्रिक्स की समिट रूस के कजान में आयोजित की गई है ना। यहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उनको सोहराई पेंटिंग गिफ्ट की। ये पेंटिंग का संबंध भारत के झारखंड राज्य से, कहां से? झारखंड से, ठीक है। झारखंड में सोहराई एक जनजाति है, सोहराई जनजाति, सोहराई जनजाति ने सोहराई फेस्टिवल जो कि झारखंड में मनाया जाता है, उससे ही संबंधित कहीं ना कहीं सोहराई पेंटिंग भी, ठीक है। देखिए, सोहराई फेस्टिवल के अवसर पर जो झारखंड के आदिवासी होते हैं, है ना, अलग अलग ट्राइबल्स जो वहां की है, जैसे संथाल, मुंडा हो, उराव, ये सभी एक पेंटिंग बनाते हैं अपने घरों की दीवार पर या फिर कागज पर या अदर चीजों पर, लकड़ी पर भी। इसे कहा जाता है सोहराई पेंटिंग। तो यहां से दो चीजें आपकी कवर होती है, एक सोहराई फेस्टिवल पूछे तो भी झारखंड, और सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी झारखंड। झारखंड के आदिवासियों के द्वारा नॉर्मली क्या होता है, नेचर से रिलेटेड पशु, पक्षी, जानवर, वृक्ष, मोर, है ना, इनकी पेंटिंग्स बनाई जाती है, सोहराई पेंटिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसी पेंटिंग को हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनको गिफ्ट के तौर पर दिया था। सोहराई पेंटिंग मुख्यतः नेचर, जानवर, जनजाति, संस्कृति, इन पर कहीं ना कहीं बेस्ड होती है। कोयले से, फूलों से, पत्तियों से, मिट्टी का यूज करके इन पेंटिंगों को बनाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और कहीं कहीं बिहार के क्षेत्र में भी ये देखने को मिल जाती है, वहां की जनजातियों में, लेकिन स्पेशली झारखंड, ओके, वहां की जनजातियां, ट्राइब्स जो हैं, वो सबसे ज्यादा सोहराई पेंटिंग बनाती है, ठीक है। तो यहां पर 29 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम आएंगे लास्ट डे के रिवीजन पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो कनक राजू की बात करें तो कल हमने पढ़ा था घुसाड़ी लोक नृत्य से ये संबंधित है। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया? तो यह है राजीव घई। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत को मंजूरी दी? तो यह है 25 मिलियन। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं थेचट विश्वनाथ नरेंद्रन।
इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा? तो मोरमुगांव पोर्ट। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। पढ़ा था कल हमने। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो यह है रचेल गुप्ता। WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन? तो यह हो जाएगी मनिका बत्रा। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब हम आएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। शीतल देवी, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पैरा आर्चर है। ठीक है, पैरा तीरंदाजी से संबंधित है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। नवजीवन और यंग इंडिया किसके समाचार पत्र हैं? तो ये दोनों ही महात्मा गांधी के समाचार पत्र हैं। ठीक है, अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। गुजरात विधानसभा में कितनी सीटें हैं? नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।